पाकिस्तान में सारा फोकस तो इस वक्त सियासी मसाइल की तरफ है। 9 मई को क्या हुआ या 10 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक इमरान खान का बयानिया क्या रहा और अब 9 मई के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। जितनी तादाद में लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बराह रास्त एक निशानदेही की गई है कि किस सियासी जमात ने 9 मई के फसादात में हिस्सा लिया, उससे सवालात सियासी मैदान के अंदर यकीनन होने भी चाहिए और बहुत बड़े सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में उस पर फोकस करेंगे, लेकिन आगाज़ में जो इकनॉमिक सिचुएशन है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम एक तकरीबन कमोबेश 15 माह या 16 माह का अरसा इतनी बेयकीनी के साथ गुजार चुके हैं कि हमने पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठा दिया इस अरसे में। फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब है। जो CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे मेजर करते हैं, वो 37-38% के करीब है। इंपोर्ट्स को फूड आइटम्स के अलावा और पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा तकरीबन हमने मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। दरमियान में मेडिसिन की शॉर्टेजेस भी हो जाती है क्योंकि मेडिसिन की भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स जो हैं हमने उसको भी रोका हुआ है। हमने ये अरसा तो गुजार लिया, लेकिन कितना अरसा ऐसे और चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 7,000 अरब से ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया है रवां साल अभी तक, तो उसके ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये सच बोलने पे तैयार नहीं है कि इसी अरसे में जो रुपया था डॉलर के मुकाबले में उसकी वैल्यू 200 से बढ़कर 300 पे जा चुकी। 200 से 300 जो इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान में वो 35 से 50% के दरमियान घूम रही है। तो क्या उसके अंदर ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा मौका है कि हम 7,000 क्रॉस कर चुके हैं, या इस वक्त हमें कोई 10,000 क्रॉस कर देना चाहिए था। इकॉनमी मुकम्मल बैठी हुई है। एक्चुअली तो बहुत सारे लोगों का ख्याल डॉक्टर हफीज़ पाशा और उस जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं नामवर, जो इन नंबर्स को अच्छे से असेस भी कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उनका तो ख्याल यह है कि पाकिस्तान नेगेटिवली ग्रो किया पिछले साल, जहां पे सरकारी दादोशुमार में ज़ाहिर किया गया है कि हमने 0.29% की शरह से तरक्की की है। गुर्बत में भी इजाफा हो चुका है। तो क्या ये बेयकीनी का हल है हमारे पास कोई? मेरे ख्याल में 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को निकालने का जो PDM का फ़ैसला था वो एक सियासी फ़ैसला था, लेकिन उसको निकाल के जो हुकूमत लेने का फ़ैसला था वो एक ख़ुदकुशी थी, सियासी ख़ुदकुशी भी थी और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को तबाह करने का भी आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ था। अगर तो 10 अप्रैल 2022 के बाद वो इंतखाबात की तरफ चले जाते, अगर उन्हें कोई 1-2 रिफॉर्म्स करनी थी वो करते और 3-4 माह के बाद इलेक्शंस हो जाते, तो पाकिस्तान इस बेयकीनी से निकल जाता, इस फसाद से भी निकल जाता। क्योंकि जिस तरीके से इमरान को बिल्ड किया गया था, बहुत कुछ तोड़ कर उसको खड़ा किया गया था सियासी मैदान के अंदर, आसान नहीं था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निकालना, उसके लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने गठ जोड़ का मुजाहरा किया था। पनामा केस के अंदर इकामा निकाला और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इसी तरीके से जितना ज़ोर लगा के उसको इमरान की हुकूमत को खड़ा किया था, जब उसको गिराया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जब उसको गिराया इस्टेब्लिशमेंट ने, तो जो तोड़ फोड़ हुई पाकिस्तान के अंदर, उसका शाखसाना 9 मई था। उसका शाखसाना ये इकॉनमी की बेयकीनी है। उसी का शाखसाना ये है कि 189 पे PDM की हुकूमत को रुपया मिला था, जो अब 300 के करीब फिर रहा है। कैसे आगे चलेगा पाकिस्तान, कैसे बचेगा? और हुकूमत की सलाहियत का, अकल का और दूरअंदेशी का अगर आपको अंदाज़ा करना हो तो वो आप कुछ चंद एक बातों से कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के जितने नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब का ख्याल ये था कि रियल स्टेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक मनी सारी रियल स्टेट सेक्टर में जा रही है। जो रिटेल और होलसेल ट्रेड है उसकी टैक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। वो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। वो तगड़ा शटर पावर है और वो PMLN की किसी ज़माने में स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करती थी, अभी भी वो उसी के ऊपर सहारा ले रहे हैं और उसको टैक्स नेट में लाने पे तैयार नहीं है। अर्बन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत थी। किसी एक चीज़ को हाथ लगाने की PDM की हुकूमत ने कोशिश ही नहीं की। किया क्या इन्होंने? जब एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ, कोशिश की एग्रीमेंट करके मुआहदे को रिवाइव करने की, तो जो सैलरीड क्लास है 2 से 6-7 लाख के दरमियान वाला जो ग्रुप है, उसके ऊपर टैक्सेस की शरह बढ़ा दी। सैलरीड क्लास के ऊपर 35% तक टैक्स है। और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि वो 30 या 35% से ज़्यादा जो टैक्स मेरी तनख्वाह से कटता है वो एट सोर्स कट जाता है। मेरे से 30 काट लें, 50 काट लें या 100% ही काट लें, मैं उसको लेके भाग ही नहीं सकता। सारे सैलरीड क्लास के साथ यही होता है, वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसका एम्प्लॉयर एट सोर्स डिडक्शन करता है। तो वहाँ तो आप ये जुल्म स्टार्ट कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, दूसरे हाथ से उसको टैक्स बढ़ा के काट के वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन 2-3 ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अरबों का ब्लैक मनी पार्क है रियल स्टेट सेक्टर, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की आपने कोशिश नहीं की। जो रियल स्टेट के अलावा रिटेल और होलसेल ट्रेड के अंदर आपको एफर्ट करनी थी वो आपने कोशिश नहीं की। तो आपने किया क्या?
कौन सा आपने अकल का काम किया जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी? तो ये अफसोसनाक ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इम्पोर्ट्स को बिठा कर, अगर ये कौम को तीर मार के बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, तो ये दुरुस्त रविश नहीं है। हमने 6 माह पिछले इस तरीके से गुजारे हैं कि चाइना का एक कर्ज़ा हम वापस करते हैं $1 अरब का, वो कहते हैं कि ड्यू डेट पे वापस करना है, हम इसको एज़ इट इज़ रोल ओवर नहीं करेंगे, और अगले ही दिन हमारी दरख्वास्त उनके दफ्तर में पड़ी होती है कि इसी $1 अरब को दोबारा से इशू कर दो, और वो 4-5 दिन के अंदर इशू होता है और दोबारा स्टेट बैंक के पास आ जाता है ख़जाने के अंदर। हम कहते हैं हमारे रिजर्व $4 अरब स्टेट बैंक के फिर हो गए। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी कोई कम बेश $100 अरब की इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको हम $3-4 अरब के साथ पिछले 6 माह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसका क्रेडिट क्लेम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ये डिसक्रेडिट है इस वक्त, क्योंकि पूरे इस निज़ाम के ऊपर ना IMF भरोसा कर रहा है, ना मल्टीलैटरल ना बायलैटरल भरोसा कर रहे हैं। तो क्या हमें इससे आगे बढ़ नहीं जाना चाहिए? एक इलेक्शंस करें और एक स्टेबल सेटअप आ जाए, वो जो मुंतखब हो उसको आके पॉलिसीज़ बनाने का मौका मिले और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर सियासतदान हैं। मुस्तफ़ा साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ PMLN से उनके सीनियर सियासतदान भी हैं और नवाज़ शरीफ और मरियम के तर्जमान भी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब आपको भी खुशामदीद। आप ही से स्टार्ट करता हूँ ज़ुबैर साहब, ये क्या हल है इस वक्त कि इसी तरीके से आपकी हुकूमत चलती रहे, अगस्त पूरा करेंगे, 12-13 अगस्त तक जाएंगे, या बजट हो गया, अब इलेक्शंस की तरफ जाइए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें? एक तो आपने बड़ा अच्छा सारा एनालिसिस किया, उसकी आपने आखिर में जो बात की वही मेरा ख्याल है मेरा जवाब वहीं से शुरू होता है कि जी पाकिस्तान नीड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है मैंडेट इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोalition हुकूमत आए उसके पास 5 साल हों, और 5 साल का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक मुश्किलात इस वक्त हैं, मेरा नहीं ख्याल है कभी पहले थी। पहले भी हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी से करना चाहिए था तमाम अदवार में, चाहे वो 60s थे 70s थे एंड सो ऑन, बट अब जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपने कहा 7,000 की जगह 10,000 होना चाहिए था टैक्स। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि 7,000 और 10,000 करनी है। फिस्कल डेफिसिट कितना है? अगर आप 10,000 कलेक्ट करके 18,000 के अखराजात करेंगे तो 8,000 आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, तो आपके वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका 10,000 का। तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, और वो ज़ाहिर है टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू आएगा। वो टैक्स रिफॉर्म्स जो है बड़ा पेशेंट तरीके से चलना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बीफ अप करना पड़ेगा हमें रिसोर्सेज को। जो FPR के हैं वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, और उन सेक्टर्स की तरफ कुछ आपने इशारा भी किया जो कि आजकल तकरीबन आउट ऑफ टैक्स नेट रहे हैं, वो सब एग्री करते हैं। ये भी लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ये जो कहते हैं कि जी उनको नहीं टच करते ट्रेडर्स को क्योंकि वो वहाँ पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा, या एग्रीकल्चर को नहीं टच करते बिकॉज ऑफ सो मैनी लॉ मेकर्स इन द असेंबली, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक, या जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं। बात बड़ी सिंपल सी है और इस पर अब तकरीबन कंसेंसस है, और ये मेरा ख्याल है जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है, और चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हों या दूसरे हों, डिबेट हैज़ टू बी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कौन सी चीज़ें लेके आ रही है जो एड्रेस करेंगी पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को उस तरह से जैसे कभी पहले नहीं चैलेंज किया गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ आके खड़े। अब ये जो 1 साल का आपने कहा था कि जी वो इंपोर्ट्स को कर्टेल करके और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक मेरा ख्याल है 1 साल का या 1.25 साल का जो पीरियड था, ज़ाहिर है उसमें एक आपका ओपिनियन है और बहुत से लोगों का विद इन PMLN भी ओपिनियन था कि जी ये दिस इज़ नॉट द पीरियड in which we should come into power, because जाहिर सी बात है एक लास्ट ईयर ऑफ a 5-year tenure में with an IMF sword hanging on your head आप कैसे कुछ कर सकते हैं अवाम के लिए? वो तो आप ख़जाने के ढक्कन खोल देते हैं आखिरी साल में। अब यहाँ तलवार लटकी हुई है कि जी पेट्रोल प्राइस बढ़ाएं और बढ़ाएं अगले महीने और बढ़ाएं अगले महीने, रुपये को फ्री फॉल पर छोड़ दें, उसका ज़ाहिर है इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट होता है जो आपने जिक्र किया 35-36%
38% CPI है। सो इकनॉमिक चैलेंजेस तो बहुत सीरियस हैं, और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जो एक इकनॉमिक डिबेट है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ किन चीज़ों को एड्रेस करें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ देंगे जैसे 4-5 साल से चला आ रहा है कि जी उनके जो लॉसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम ECC स्पेशल करके कुछ पैसे दे देते हैं PIA को, कभी रेलवे को, कभी इसको, बजाय कि वो जो उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ठीक करें या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ठीक जो करें। असल इश्यूज है उनको एड्रेस करने के बजाय डंक टपाव कर रहे हैं। मुस्तफा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। मुस्तफा साहब, आजकल आप सेमिनार करते हैं, जो मेरे ख्याल में एक तरीका का लाइन ठीक है उसकी कि आप लोग आएँ और अब ब्रेनस्टॉर्म करें, लेकिन आप ही के सेमिनार के अंदर जिन सियासी जमातों के लोग बैठे होते हैं, उन सियासी जमातों की खुद उन इश्यूज़ के ऊपर ओनरशिप नहीं है, ज़ीरो है। तो आप कैसे उसका हल ढूंढेंगे? देखिए, हल तो फॉर 75 ईयर्स मलिक साहब, हम मुसीबतों का, मसाइल का हम सबको इल्म है। जो उनके हल हैं उनकी तरफ हमारी गुफ्तगू कम होती है। हम जितना टॉक शोज़ के ऊपर बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, जो हमारा मीडिया 24/7 जो डिस्कोर्स डोमिनेट करता है वो पॉलिटिकल है। उसमें एक दूसरे के साथ सियासी मुकाबला, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी इल्ज़ामात, और पिछले कुछ 5-7 सालों से जब से पनामा आया उस वक्त से लेकर आज तक हमारी सियासत में ठहराव नहीं आ सका, और हमारी गुफ्तगू सिर्फ सियासी मौज़ूआत तक ही महदूद रही। आपने अपने इब्तदाइये में अच्छी गुफ्तगू की, और एक मुकम्मल तौर पे आपने वो बताया कि क्या हमें प्रॉब्लम्स हैं और हमारी मईशत को क्या मराइज़ लाहक हैं जिनको दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वी आर लिटरली एट द ब्रिंक। मैं सिर्फ आपके सामने एक फिगर रखना चाहता हूँ। ये आज से 2 दिन पहले ये डॉन अखबार में जो उनका बिजनेस पेज है उसके अंदर ये खबर छपी थी, ये चार्ट छपा था, और ये 4 महीने का जो बजट है जो सूबाई हुकूमतों ने जो पेश किया है, पंजाब ने और खैबर पख्तूनख्वा ने, और उसके अलावा जो बलूचिस्तान का और जो सिंध का जो बजट है, मैं सिर्फ उसकी एक पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वफाक से बलूचिस्तान को 520 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए, और उनकी जो अपनी डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 111 अरब है। फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 249 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए, जो अपनी टैक्स कलेक्शन है वो 61 अरब है। सिंध इस मामले में ज़रा बेहतर रहा है कि वफाक की तरफ से उसको 1300 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए, और जो उन्होंने खुद जनरेट किए हैं वो तकरीबन 470 अरब रुपए हैं। तमाम सूबाई हुकूमतों में मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा जनरेशन की है वो सिंध ने की है, और वफाक ने जो पंजाब को ट्रांसफ़र किए हैं इन 4 महीनों के लिए वो 881 अरब है, और उन्होंने जो खुद कमाया है वो 131 अरब रुपए है। अब इस साल जितने पैसे हमें मिले सूबों को देने के बाद, जो पैसे हमारे पास बचते हैं वो सारे के सारे हमें सूद में अदा करते हैं। उसके लिए मजीद भी कुछ 100 अरब लेना पड़ता है, और उसके लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है ताकि वो हम सिर्फ अपने लिए गए कर्जों के ऊपर सूद अदा करें। फिर वो 7300 अरब पूरा होता है। जी हाँ। अब ये सूरत हाल किसी भी तौर पर सस्टेनेबल नहीं रहेगी।